तो मैं आदरणीय सभापति जी से निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर अपनी बात रखे कि क्या योजना थी और कैसे क्या हुआ। आदरणीय सभापति संदीप जी। आप मेरी बात नहीं बराबर आवाज थोड़ा सा माइक के ऊपर नीचे है। पवन जी, आपके विषय पे आऊंगा। ये जो दो विषय और आए उन विषयों पे भी अपन बात भी करते जाएं। देखो, एक तो किसी को ये धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, महामंत्री जी ने बोलने का अवसर दिया। कल महामंत्री जी ने मेरे को भी बोलने का अवसर दिया, तो आज ये खुला मंच ही है। हम सब लोग आपस में अपने मन की बात क्या हम सोच रहे हैं, इसी के लिए आए। इस बैठक का स्वरूप ही इसीलिए तय किया गया कि ये जो लोगों को लगता है कि भाई हम क्या बोले, अब ये अपने को तय करना है कि हम जो बोल रहे हैं उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके पीछे तथ्य क्या है, सत्य क्या है और उसमें सही गलत क्या है। पवन जी ने जो बात कही ये बिल्कुल ठीक बात है। राधे श्याम जी से बात सारी विजय जी की हुई, विजय जी राठी की बात हुई, आपकी बहुत बाद में बात हुई। देखिए, बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी से रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए पहले अपन 50 रुपए प्रति यूनिट देते थे, उसको अपन ने 150 रुपए यूनिट कर दिया। आप समझना मेरी बात, 150 रुपये यूनिट किया। बहुत सारी जिला सभाएं खूब काम कर रही है और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, इस महेश नवमी पर मेरे ख्याल से पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड का एकत्रीकरण हुआ होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने खुद ने ब्लड डोनेट किया महेश नवमी पर और हर साल करता हूँ। इस साल वो सभापति के नाते फोटो जरूर आ गई होगी, करता हर साल हूँ और ये वर्षों से हमारे वहाँ कार्यक्रम चलता है। दो बातें आप समझें, हम किसी भी चीज पर प्रोत्साहन क्यों देते हैं, समाज में उस चीज की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। आज मान लीजिए एक जिला सभा, आपने ये उनको कहा कि भाई हम 5,000 यूनिट एकत्र करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कहा भाई जितने भी यूनिट एकत्र करोगे उसके ऊपर आपको पैसे देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। आपने ये क्लेरिफाई नहीं किया कि हम नॉन महेश्वरी सभी का ब्लड डोनेशन करेंगे, ये क्लेरिफाई नहीं था। उनका मेरे पास भी फोन आया। सूरत एक औद्योगिक नगरी है। मान लीजिए, मैं आपको जोधपुर का एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक ब्लड डोनेशन कैंप का अभी मैं इनोग्रेशन करने गया। हमारे वहाँ राजा मोटर करके एक कंपनी है जिसके 25 साल हुए। उन्होंने अपने पूरे कर्मचारियों के साथ में वहाँ 1,000 यूनिट ब्लड एकत्रित किया। वो उनका कंपनी में खुद में एम्प्लॉई है 800, बाकी दूसरे समाज के लोग 1,000 यूनिट ब्लड एकत्रित हो गए। कल अगर वो वहाँ बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के साथ में पहले बात कर ले तो बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी वहाँ पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कि हमने ये तय किया है कि हमारे समाज के लोगों को, अपन महेश्वरी हैं, अपने यहाँ कई चीज़ों की बड़ी मिथक है। जैसे आई डोनेशन को लेके मैं अभी भी, क्योंकि हम भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, बड़े परिवार से रिश्तेदारी लंबी चौड़ी है, तो जैसे मैंने मेरे फादर की 2006 में डेथ हुई तो आई डोनेट कर रहा है। मेरे परिवार के कितने सारे लोगों ने, मेरे बुआ साहब वगैरह अब तो देवलोक हो गए, तब भी 80 साल के थे, कहा तो आप ब्लड आई डोनेशन करावे तो अगला बोतल में आँखें खोल ले। आपका कोई भी काम, मतलब ये हमारे यहाँ एक सोच है। मैं आपको कह रहा हूँ, समाज में जैसे ब्लड डोनेशन, मैं अब तो डायबिटिक होने के बाद में केवल साल में 1 आध बार ब्लड डोनेशन का, वो भी जहाँ प्लाज्मा की जरूरत होती है तो मौका पड़ता है। पहले मेरे ऐसे 10 एक्सपीरियंस है कि संघ कार्यालय से फोन आता था, बजा ब्लड डोनेशन के लिए अस्पताल पहुंचना है। जाते थे, पता करते थे, परिवार के 5 लोग साथ में हैं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, और क्या बसा उन्होंने कार्यालय फोन किया तो उन्होंने आपका नाम कहा, कुछ कार्यकर्ता और भी है, हमको 5 यूनिट ब्लड चाहिए। तो मेरी आदत है, जाता हूँ वहाँ सारी चीज़ों की जानकारी। मैंने कहा आप तो मेरे भाई हो, काका है, भतीजा है। मैंने कहा आपने ब्लड दे दिया क्या? तो सब डॉक्टर कहे ब्लड नहीं देना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। हमने हमारे समाज से इस मिथ को तोड़ने के लिए हमारे युवाओं में इस बात की प्रेरणा करी हो कि शरीर से खून निकालने से खून कम नहीं होता। इसके लिए हमने प्रोत्साहन राशि शुरू की। इसलिए शुरू की कि महेश्वरी समाज का ब्लड कोई 150 रुपये यूनिट थोड़ी है। महेश्वरी समाज में इस बात की अवेयरनेस पैदा हो। दूसरा, जो संस्था, मान लीजिए जिला सभा कोई कार्यक्रम करती है, आपने बहुत व्यापक स्तर पर किया। आज मान लीजिए जोधपुर में 500 यूनिट ब्लड हुआ,
हमने कभी भी बांगर मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी से कभी सहयोग नहीं लिया। पिछले 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं और 15 से भी अधिक हो गए। 15 साल से तो मैं वहाँ ब्लड दे रहा हूँ बराबर। प्रश्न क्या है, ब्लड डोनेशन हमारा एक परमानेंट फीचर होना चाहिए। अब आप एक चीज़ को समझो, अपन ने ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सालाना मान लीजिए 25 लाख रुपए उसके लिए प्रोविजन कर रखा है। यदि ब्लड डोनेशन कोई भी करेगा तो 25 लाख रुपए देंगे। आपकी एक जिला सभा यदि 5000 यूनिट महेश्वरी नॉन महेश्वरी सबके इकट्ठे करे तो अपने कितने रुपये बनते हैं? 7.5 लाख रुपए बनते हैं। हमने इसलिए फिर उन्होंने कहा साहब अपन ने उनको बात करी है कि देंगे। मैंने कहा भाई उसमें कम से कम 70-80% तो महेश्वरी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब उसकी वो गिनती नहीं देंगे। उन्होंने कहा साहब हमारे तो जहाँ जहाँ कैंप लगेंगे, और मैं इस बात के लिए इनको बधाई देता हूँ कि 2831 यूनिट उन्होंने ब्लड एकत्रित किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन आप समाज के संगठन के नाते कभी उस बात को कल्पना करें। मैं तो कह रहा हूँ कल आप बांगर मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी को चलाना चालू करेंगे तो आपके पास में जो आपने बात कही ना भाई प्रो डेटा बेसिस पे, तो हमको भी पता है कि भाई प्रो डेटा बेसिस पे आज सूरत इतनी बड़ी जिला सभा है, आप 1000 यूनिट इकट्ठा कर सकते हैं। अगर अपन उस 2831 में अगर जैसे 1000 का उस पर अपर कैप क्यों लगाया, 2831 में कभी आप कल्पना करें महेश्वरी कितने हो सकता है? 1400 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, जितनी भी संख्या हो। 50% महेश्वरी हो सकते हैं। आप 50% के लिए अप्लाई करें, कोई मना नहीं। लेकिन 50% से ज़्यादा, 50% का मतलब है टोटल यूनिट का 50% नहीं। जो महेश्वरी डोनेट करेगा उसको हम सहयोग करेंगे। ये हमारी घोषित नीति है। समझने समझाने में कोई फर्क ये हुआ, आपने फ़ोन पर उनको ये बात कही साहब हम 5000 यूनिट एकत्रित करेंगे। उन्होंने आपको ये कहा कि जितनी भी यूनिट होगी अगर हमारा नाम लग के और आप ये सारा काम करेंगे, इसमें बांगर मेडिकल और सहयोगी ट्रस्टों के जो नाम थे, जिसमें मान लीजिए नोवाल साहब का भी होगा, ये विष्णु जी पंगुलिया का ट्रस्ट भी होगा, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टों के नाम थे। उन सहयोगी ट्रस्टों के साथ में ये अपना ट्राई पार्ट एग्रीमेंट है। आज वो सहयोगी ट्रस्ट महेश्वरी समाज के लिए पैसा दे रहे हैं, बांगर मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी महेश्वरी समाज के लिए दे रही है। अगर जो अभियान सूरत जिला सभा ने लगाया, मैं आपको कह रहा हूँ जैसे देश की 5 ऐसी जिला सभा, सूरत के 8082 परिवार हैं, भीलवाड़ा के 8050 परिवार है, 7850 परिवार हमारी खुद की जिला सभा के हैं। ऐसे कई जिला सभाएं हैं जो 5-5 हज़ार यूनिट एकत्रित कर सकती है। आज हम भी इंडस्ट्रियल एरिया में यदि ड्राइव करें, 5000 यूनिट इकट्ठा करना, 3000 यूनिट इकट्ठा करना, इट्स नॉट ए बिग टास्क। लेकिन प्रश्न क्या है कि हमको नीति समझनी चाहिए कि ये घोषित नीति ये है कि अगर महेश्वरी समाज का कोई काम होगा और महेश्वरी समाज के लोग उसमें यदि प्रोत्साहन करेंगे, तो मान लीजिए आपके इंफ्रा का खर्चा हो गया कि भाई आपने कैंप लगाया, उसमें डॉक्टर्स आए, छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट का 10 डेज का एक्सपेंडिचर 4-5 लाख हो गया, वो आपको सीधा सीधा समाज से मिल गया और वो यूनिट जो है वो देश के लिए काम है। आज ऐसा तो नहीं है महेश्वरी का ब्लड इकट्ठा करके हम रिजर्व रखें भाई महेश्वरी के चाहिए का तभी काम आएगा। हम तो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि आपके कार्यक्रम को रोकना, पैसा देना नहीं देना। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारा पैसा महेश्वरी समाज को इन चीज़ों के लिए प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक विषय है। बताएं आप कोई बात करिए। अपने उससे पहले कभी महेश्वरी नॉन महेश्वरी का नहीं था, पहले कभी नहीं। इससे पहले कभी भी 5000 यूनिट तो फिर हमने इसके लिए क्लियर नहीं किया और उन्होंने भी पूछा नहीं। तो ये इट्स वो भी सिंपल, पूछते कि भाई महेश्वरी का एक कदर है। मान गए, मैं आपकी बात, आप अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि हमारे लाख रुपए जिला सभा का नुकसान हुआ, खाली बैनर का रेट नहीं, लाख रुपए तो देखो बैनर का मैंने भी कोई जमाने में काम अरे किया हमने है। कितना प्रचार किया, पेपरों में आया, पेपर की कटिंग आपको आई, आपकी सारी कटिंग आई, मैं सहमत हूँ उस बात से। और आपको इसमें उनकी गलती लगती है, मैं ये मानता हूँ, ये कम्युनिकेशन एरर है। कम्युनिकेशन एरर है। देखो आज उत्साह में मैं कह दूँ साहब मैंने 5000 यूनिट इकट्ठा करना है, वास्तव में आपने जो बात कही ना, उन्होंने क्लियरिफाई क्यों किया? क्लियरिफाई इसलिए किया, मैंने भी इस बात के लिए, उन्होंने मेरे से बात की, रामपाल जी का भी फ़ोन आया, विजय जी का भी फ़ोन आया, विजय जी ने आपसे भी बात करी। मैंने कहा भाई अपने को पॉलिसी मैटर में सारी चीज़ें क्लियरेंस करनी चाहिए। कल मान लीजिए सूरत 5000 कर रहा है, जोधपुर कहते हैं साहब, कल वो राजा मोटर वाले चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हमने बांगर की चीज़ वो लगा दिए बैनर और आप 700 यूनिट का हमको पैसा दे दें, तो वो पैसा देने की स्थिति में समाज कभी रहेगा नहीं। इसमें आप प्रैक्टिकली समाज के कार्यकर्ता के नाते आप ये सोचें कि भाई पॉलिसी अगर अपन क्लियर नहीं करेंगे, 1000 यूनिट इकट्ठा होना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए उसमें 1000 की अपर कैप लगेगी। फिर आपके केस में स्पेशली उन्होंने कहा, मेरे को कहा भाई, मैंने उनको कहा महेश्वरी जितने भी होंगे उनका हम पेमेंट देंगे, बशर्ते उसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वर बैठाए। उन्होंने कहा कि हमारे जहाँ जहाँ भी आपके कैंप होंगे वहाँ हमारे महासभा के ऑब्जर्वर जाएंगे, ये बात थी।
फिर आपने कहा साहब हमको सहयोग की इसलिए आवश्यकता नहीं है, भाई आपके ऑब्जर्वर नहीं आने चाहिए, हम तो सर्व समाज का लेंगे, इसलिए वो आपको पेमेंट नहीं है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी बात कही उसमें कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं ये बात इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। इतने सारे प्रमुख जिले के पदाधिकारी बैठे हैं, इनको सबको भी समझ में आनी चाहिए भाई अपन कोई भी काम को हाथ में क्यों लेते। अगर इस तरह से अपन हाथ में लेंगे, आज मान लीजिए अपने समाज के एक हैदराबाद के बच्चे ने दुबई में ऑर्गन डोनेट किया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े एक प्रेरणा की बात है कि महेश्वरी समाज के बच्चे मिल गए। हम इसलिए सबको कहते हैं आई डोनेशन को लेकर। मैं पालनपुर गया था आज से 3 साल पहले इनकी महेश नवमी के कार्यक्रम में। मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि अभी तक तो हम केवल रक्तदान और आई डोनेट तक किए, इन्होंने तो ऑर्गन डोनेट की झांकी 3 साल पहले पूरे उस जुलूस में, ये मेरे साथ थे कृष्ण कुमार जी, तब भी मैंने आपको कहा, मैंने पहला ऐसा समाज का कार्यक्रम देखा है जिसमें ऑर्गन डोनेट को लेके और देह दान को लेकर के हमारे समाज के लोगों ने एक झांकी निकाली है, अपने आप को संकल्पित किया। तो वो समाज के लोग अगर कोई भी आई डोनेट तो पूरा समाज करता है, फिक्स हमारे समय 7 से 8 आदमी का ऑर्गन डोनेट किया हुआ है। अच्छी बात है, वैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से का सामान पिछले 10 साल से करें, बहुत अच्छी बात है। IAS को आपने अभी शुरू किया, आया ना उस कार्यक्रम में प्रोग्राम। मैंने तो आज मेरे संबोधन में ये कहा कि वैक्सीनेशन का ये 8 साल से चल रहा है, लेकिन अब हम कर नहीं सकते। महासभा का होने के बाद तो हमने किया, कोर्ट रूम में किया, लोग आप 300 से ज्यादा देते नहीं हुए जिला सभा। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें लिखा हुआ है नहीं, उसमें जो लिखा है ना, आप 2 चीजें उसमें 300 में भंडारी जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखो अपन पूरे हाउस में सारे समझदार लोग बैठे हैं, कोई भी इशू मिसलीड नहीं। 300 अगर मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 300 की जगह आप 400 कर रहे हैं, पैसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो व्यवहार में पूरा होना चाहिए, उसकी सोशल आईडी होनी चाहिए, 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, आप करो पेमेंट कंप्लीट है, लेकिन हमारे 1200 हो जाए फिर आप बोल दो कि नहीं है। वो आप चिंता मत करो। दूसरी बात पवन जी बिराजू, दूसरी बात आप और समझो, अब हमने इस चीज का आगाज किया, इनिशिएशन किया सर्वाइकल वैक्सीनेशन का। मैंने आपको कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने सब जगह पॉलिसी बना दी है, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल वैक्सीनेशन, हम कैंप लगाएंगे, हमको सरकारी योजना का भी लाभ लेना चाहिए। आज रोटरी क्लब ने, अभी मैं अजमेर गया था, अजमेर में मेरी बात नहीं भाई, इन्होंने रोटरी क्लब के साथ में टाई अप कर लिया है, किशनगढ़ वगैरह में जो फर्स्ट कैंप हुआ ना, उस किशनगढ़ में अशोक जी पाटनी ने पूरा फ्री कर दिया, आरके मार्बल वाला जालना में फ्री हो गया। वो फ्री क्यों हो गया कि मान लीजिए अगर समाज के पैसे बच के अपने को रोटरी क्लब से अगर ये ऐड मिलती है तो अपने को वहाँ प्रयास करना ही चाहिए ना, अपने संपर्कों का फायदा उठाना चाहिए, उसमें कोई किसी की बचत नहीं हो रही है। समाज का पैसा अपन सदुपयोग करके कहीं भी लगाएंगे, ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। पैसा मेरे घर का नहीं है, मेरे पिताजी का नहीं है, और जो न्यास चला रहे हैं उनके परिवार का भी नहीं है। पैसा भामाशाहों का दिया हुआ पैसा है, हम उसके कस्टोडियन है। हमारे को अंतिम समय तक एक एक ताकत के साथ ये ध्यान रखना चाहिए पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग नहीं। ये विश्वास लोगों ने अपने को अगर दिया है, ये विश्वास क्यों दिया है? आज मान लीजिए आपका रोटरी क्लब से टाई अप होता है तो समाज के लिए कोई अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैंने सूरत की मीटिंग में, हैदराबाद से कौन है, अरुण जी तो मंच पर हैं, बैठे हैं, पसारी जी, ये मालपानी जी बैठे हैं। मैंने सूरत की मीटिंग में ये आग्रह किया था कि भाई ये जो प्राथमिक शिक्षा में हम सहयोग देते हैं, इस सहयोग को चेक करवाओ। इतने सारे प्राथमिक शिक्षा में आवेदन नहीं जा सकते, मुझे परेशानी थोड़ी है कि कोई पैसा क्यों ले जाए। जब अपन ने डेटा मैच किया, प्रवीण जी का मेरे पास मैसेज आया, 400 में से 100 आदमी डबल सहायता ले रहे हैं। मोनी देवी चुनीलाल सोमानी न्यास से भी लेते हैं, महेश भगवती बंधुआ फाउंडेशन से भी लेते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम समाज के काम करने वाले लोगों की। उसमें आप भी शामिल हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप किसी भी चीज के पीछे अपना इंटेंशन जो है, अगर इंटेंशन पर आपको कोई डाउट है कि साहब इस योजना में यहाँ ये गलती है, इसको ठीक करिए, आप सुझाव दीजिए, उसमें जितना संभव होगा उसको 100% ठीक करने का प्रयास करेंगे। वो चाहे कोई हो, कितने बड़े स्तर पर हो, उसमें कोई कमी नहीं आने देगी। आज अपन ने मान लीजिए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए कितनी बार पत्राचार किया, 10 बार आप लोगों को आग्रह किया, जिला सभाओं को आग्रह किया कि भाई सरकार जो ग्रुप मेडिक्लेम, जैसे मान लीजिए आप तो राजस्थान से हो, आपको पता है कि राजस्थान में 850 रुपये में आयुष्मान भारत का पूरा पैकेज होता है जिसमें 25 लाख तक की छूट है।
मैं आपको कह रहा हूँ 1 लाख से नीचे के परिवारों के सब के आप इंश्योरेंस करो और पैसे को क्लेम करो ना, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझ ले, अपन सब यहाँ एक तरह से समझने के लिए ही आए हैं कि मान लीजिए एक जिले के 300 परिवार या 200 परिवार उस 850 में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो बांगड़ मेडिकल में क्लेम करने के अधिकारी नहीं होंगे। आप समझिए मेरी बात को, एक ही चीज का 2 जगह से तो पेमेंट नहीं हो सकता। तो बांगड़ मेडिकल अगर यहाँ 300 परिवारों का 850 से पेमेंट दे देगा, तो मान लीजिए उनको 3 लाख रुपए देने पड़े, कल उन 300 परिवारों से यदि 4 एप्लीकेशन आए तो हो सकता है उनको 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो अपने को 2.5 लाख रुपए में 300 परिवारों को प्रोटेक्शन मिलता है, बजाय इंडिविजुअल एप्लीकेशन में अपन 4 लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य है किसी भी योजना को बनाने से पहले कम से कम उस तरह की क्षेत्र के हर व्यक्ति के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई ये योजना एंड तक कैसे लागू होगी, इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, एंड ऑफ द डे जाके सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारा काम करने के बाद ही योजना बनती है। आपके केस में ये जरूर है कि ये कम्युनिकेशन एरर हुआ, इस बात को आपको भी स्वीकार करना चाहिए, मुझे भी स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने से कोई भी छोटा नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, अभी जो भाई साहब ने बात कही, कलंत्री जी ने बात कही, कलंत्री जी ये प्रॉब्लम हम सब लोग सामाजिक मंचों से इस तरह के प्रॉब्लम्स की लगातार बात करते हैं कि साहब संबंध नहीं हो रहे हैं, मिसमैचिंग होती है, तलाक हो रहे हैं। कभी अपने अपने परिवारों में, मैं आपको कह रहा हूँ निज प्रशासन फिर अनुशासन, अपने परिवारों से चालू करिए, उसके बाद अनुशासन की बात करिए। मुझे आप एक बात बताएं, 28 साल 30 साल तक की बच्ची का अगर हम संबंध ही नहीं करेंगे, उस संबंध की सस्टेनेबिलिटी कहाँ से होगी? जनसंख्या में संतानोत्पत्ति, अभी परसों के पत्रिका में इतना फ्रंट पेज पर आर्टिकल था कि बेसिक द ग्रास रूट रीजन बियॉन्ड इनफर्टिलिटी इज ओवर एज ऑफ मैरिज। ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? आपने तो इस चीज को, अभी पूरा वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट है, और उसमें सबसे ज्यादा भुगतान कौन कर रहा है? हमारा समाज कर रहा है। क्यों? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको लगता है भाई मेरी एक बेटी है, हार्वर्ड में जाएगी, पढ़ेगी, वहां से आएगी, डिग्री करके आएगी, फिर उसका 1 करोड़ का पैकेज होगा, उसके हिसाब का लड़का ढूंढेंगे, वो मिसमैचिंग होती है, उसके बाद में वो समझ लो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। जो बच्ची 1 करोड़ के पैकेज पे काम करती है, जो बच्चा 2 करोड़ के पैकेज पे काम करता है, उनको परिवार वृद्धि के प्रति 1% भी उनका कोई डाइवर्जन, उनका ध्यान नहीं होता है। उनको तो ये लगता है हमारा कैरियर बचना चाहिए, परिवार बचेगा नहीं बचेगा। और हम परिवार वाले तो करोड़ का चेक आता है साल का, अपने कितने खुश होते हैं कि साहब कितना जोरदार टावर है हमारा, करोड़ रुपए का चेक। लेकिन उसके एंड ऑफ द डे जाके रिपरकशंस क्या होंगे? इसको सबसे पहले अपने परिवार में, अपने कुटुंब कबीले में जितने भी आपके भाई बंधु हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात करिए। परिवार में हम कितने परिवारों में जाकर कह रहे भाई आप सब लोग कौन हो? आप महासभा के सभापति के नाते जा सकते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये कोई सभापति एक दायित्व है, ये महामंत्री एक दायित्व है। कल आप में से कोई कार्यकर्ता बन जाएगा, फिर क्या होगा? वो एक कार्यकर्ता सब जगह घूम घूम के कोई ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी करेगा। आप महासभा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग कितने घरों में जाकर, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं हमारा कार्यकारी मंडल का सदस्य कम से कम 5 परिवारों में जाके संपर्क करें, अपने अड़ोस पड़ोस के, एक कार्यकारी मंडल के ऊपर एवरेज में 50 परिवारों की जिम्मेदारी आती है, जिसमें छोटे प्रदेशों में तो 50 भी नहीं होते, जहाँ सीटें ज्यादा है, प्रदेश बड़े हैं। मान लीजिए सूरत में 300 पे आ सकती है, जोधपुर में 300-400 पे आ सकती है, महाराष्ट्र में आ सकती है। आज 29,000 परिवार है, तो 29,000 परिवार पे मान लीजिए इनके 90-100 कार्यकारी मंडल के सदस्य होते हैं, वो चाहे पदेन होते हैं, चाहे न्यासों से होते हैं, चाहे प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। एक आदमी पे कितने परिवार आए? 300 परिवार है, और 3 साल का आपको कार्यकाल मिलता है। 1 साल में आपको कितने परिवारों से संपर्क करना है? अगर आप 100, उसको आप 12 में डिवाइड करें तो 1 महीने में कितने परिवारों से संपर्क करना होता है? 8 परिवारों। अगर हमारा कार्यकारी मंडल का सदस्य, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष, हमारा कार्य समिति का सदस्य, हमारा समिति का संयोजक, हमारे युवा संगठन, महिला संगठन के यदि नेतृत्व करता हूँ वो और जोड़ लें, तो ये संख्या तो आपकी 3 पे आ जाएगी। अगर हम 3 परिवारों में जाकर के कोई चर्चा चिंतन नहीं कर सकते, उनको समाज क्या कर रहा है या समाज की क्या योजना है, इसको आगे जाके हम अगर लोगों के बीच में नहीं रख पाएंगे, तो आप मानकर चलिए इन समस्याओं का, जो आप लोगों को आज समस्या लगती है, इनका समाधान भी अपने पास है। समाधान करने के लिए कोई ऊपर से देवदूत अवतरित नहीं होगा, समाधान हमको करना है, समस्या हमको समझनी है। आपने समस्या जितनी भी बताई, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद भी, सभी लोगों का परिवार है। मान लीजिए मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मेरे तो सबसे टर्निंग पॉइंट पे एज ग्रुप है कि बच्चों की शादियाँ होनी है, उनकी सगाई संबंध हुए, उनके साथ काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, उनको एग्री भी करना पड़ता है, और सारी चीज़ को मटेरियलाइज भी करना पड़ता है। जो सीनियर मोस्ट लोग हैं
उनको अपने पोते पोतियों के साथ में, मैं आपको कह रहा हूँ आज की तारीख में अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रख लें। यदि मेरी बात गलत हो आप बिल्कुल खड़े होकर इस बात को कहें। आज की तारीख में परिवार के हाथ में, माँ बाप के हाथ में, परिवार के बड़ों के हाथ में रुपया नारियल लिए हुए खड़े हैं, और हम केवल बच्चों को ये कहते हैं कि जहाँ तू कहे वहाँ संबंध कर देंगे, लेकिन राजी खुशी की तू बता दे पहले संबंध पहली थी। परिवार की प्रायोरिटी जो पहले 80 पैसा परिवार तय करता था, 20 पैसा बाकी चीजें तय करती थी, आज रेशियो उल्टा हो गया, और उल्टे में भी अब 90-10 हो गया। 90% सारी चीजें जो है वो बच्चों के हाथ में है, 10% समाज या परिवार के हाथ में। फिर आप इस बात को भी मान के चलेंगे, अपने पास कोई सोशली डंडा थोड़ी है कि भाई इसने यहाँ ब्लैकमेलिंग कर ली, इसने पैसा ज्यादा मांग लिया, इसने पैसा कम मांग लिया। अरे भाई ये सारी चीजें जो अभी आपने बात कही कि भाई कानून में ये प्रावधान है, आप पेशे से एडवोकेट हैं, आप इसका एक सकारात्मक पक्ष ये बताते हैं। आज से पहले 498 में जब केस दर्ज होता था, जब लावली एक्ट में केस दर्ज होता था, उसमें सबसे पहले FIR होने के साथ साथ में अरेस्ट होता था। उसमें लड़के के माँ बाप जिसको जिसको उन्होंने कल्पित बनाया है वो सारे अरेस्ट होते थे। समाजों ने डिमांड करी, सरकार को ये समझ में आया कि इस एक्ट में ये लैकुना रह गया है। आज की तारीख में उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद में अरेस्ट वारंट होता है। लेकिन हम लोग जो समाज के लोग हैं, सही होते हुए भी घबराते इतने हैं कि यार कल कोई पुलिस मुकदमा हो जाएगी, कोई नई मुश्किल हो जाएगी, सब लोगों को घबराहट रहती है। समस्या का समाधान यदि संवाद होगा परिवारों में। दूसरा, हम संबंध इस तरह के करते हैं तो भाई ये बहुत बाद में समझ में आती है जो चीजें, जैसे हमारे यहाँ अभी आज सुबह शाम जी भाई साहब कल एयरपोर्ट पर कह रहे थे भाई आपके यहाँ जोधपुर में, तो जोधपुर का जोधपुर में संबंध करते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप भी नागौर से हो, मैं भी नागौर से हूँ। अपने पहले नागौर की नागौर में ही करते थे, जोधपुर के जोधपुर में ही करते थे, अजमेर के अजमेर में ही करते थे, विदर्भ के विदर्भ में ही करते थे, मराठवाड़ा के मराठवाड़ा में ही करते थे। क्यों करते थे? कि हम उनकी 7 पीढ़ियों को जानते थे कि भाई इसके पिताजी कौन है, इसके काका जी कौन है, इसके फूफा जी कौन है, इसके मासा जी कौन है। आज की तारीख में अमेरिका में बैठा हुआ आदमी ऑनलाइन संबंध करता है कि साहब किस लिए करता है कि साहब मेरी बच्ची भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसका इतना बड़ा पैकेज है, इसका मैचिंग का ये संबंध है। ना हम उस बच्चे को जानते हैं, ना उसकी हैबिट जानते हैं, ना उसकी उठ बैठ आस पड़ोस जानते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों के बीच में जाए, लोगों को इस बात को समझाए कि देखो आने वाले दिनों में ये समस्या आने वाली है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, हमको अगर चिंतन करना है, हमको किन्हीं विषयों पर विचार करना है, विषय पे विचार ये करना चाहिए कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, उस वक्त हमारे समाज के संगठन की, हमारे व्यापार की, हमारे परिवार की, हमारे संस्कार की स्थिति क्या होने वाली है और उसमें हम कहाँ खड़े रहेंगे। ये केवल जोर जोर से भाषण देने से या गीत गाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने अपने परिवारों को और प्रैक्टिकली जिसको जो समस्या आ रही है वो उस समस्या को भी बताए, उसके समाधान को भी बताए। मैंने मेरी बच्ची का 21 साल में संबंध किया, अभी नवंबर में शादी है। बच्ची ने रेसिस्ट किया, और बच्ची ने रेसिस्ट किया ऐसा नहीं है, परिवार ने भी रेसिस्ट किया कि भाई बहुत कम एज है और इसका संबंध अपन इतना जल्दी क्यों करना चाह रहे हैं। मेरी बच्ची भी क्वालिफाइड है, भगवान की कृपा से सभी तरह से संस्कार संपन्न है, दिखने में बहुत ठीक है। मैंने उसके साथ में कम से कम 4 बार 5 बार इस बात के लिए मीटिंग की। मैंने कहा बेटा जब अपने को सारी चीजें ठीक है तो समय पे अपने को गृहस्थाश्रम की तरफ भी जाना ही पड़ेगा ना, और ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। मैं आपको ये कर रहा हूँ, इसके लिए पहले आपकी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने परिवार के बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इतने सकारात्मक संबंध बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। वहाँ भी अगर मैं जिलाध्यक्ष के नाते परिवार में रहूंगा कि भाई मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आप घर में यूँ नहीं हो सके, नहीं चले। कल भाई साहब एक घटना बता रहे थे कि भाई आपके फूफा साहब जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, भाई किसी के यहाँ नाच गाना होता था बारात में नहीं जाते थे। उनके खुद के पोते की बारात में इतना नाच गाना हुआ तो उन्होंने कहा मैं बारात छोड़ के चला जाऊंगा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मैंने उनको समझाया कि भाई भले ही छोड़ के जाओ, छोड़ा तो जहाँ चाहेगा वहीं पर नीच के आएगा। इसलिए राजी खुशी की बात यह है कि हम अपने परिवार में युगानुकूल परिवर्तन के लिए अपने आप को अपने केवल रूढ़िवादिता की, पुराणपंथिता की बातें करने से समस्या का समाधान नहीं हो। टाइम बाउंड जो भी चीजें हमको करनी है उसके ऊपर आप चिंतन करिए। अपनी फ्लैगशिप योजना में साथ ही जो आप बात कर रहे हैं सगाई संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में तनाव को, ये अशोक जी बन बैठे हैं। 10 साल से इस चेतना लहर समिति को अपन चला रहे हैं कि विचारों के परिवर्तन से समाज में परिवर्तन संभव है। कितने लोगों ने अपने कार्यक्रम कराए, उस कार्यक्रम के बारे में कितने लोगों ने बोला। ये उड़ान कार्यक्रम क्यों हो रहा है? इस उड़ान कार्यक्रम का आउटकम है हर कार्यक्रम के बाद में 20 बच्चियां, 15 बच्चियां, 10 बच्चियां उठ के आती है
और वो ये बात कहती है, इस उड़ान कार्यक्रम का महाराष्ट्र से आगाज होने का सबसे बड़ा कारण, जिस एरिया में हम बैठे हैं मराठवाड़ा में, यहाँ विधर्मी शादी होने की सबसे बड़ी समस्या थी। एक तो अपने समाज, फिर हिंदू, और उसके बाद में गैर धर्म में शादी होने की, जो सबसे बड़ा लव जिहाद का सेंटर था, पीक सेंटर था, वो ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। इनके इस कार्यक्रम के कारण हर कार्यक्रम में 10, 15, 20 बच्चियां उठ के आती है और वो कहती है कि आपके कार्यक्रम से हमारा पूरा विचार बदल गया, मानसिकता बदल गई, नहीं तो कहीं हम कोई गलत कदम उठा लेते। इस तरह के कार्यक्रम करके आखिर समाज संगठन क्या कर सकता है? कार्यक्रम करके, विचारों को परिवर्तन करके, लोगों के अंदर किसी चीज को इनहेरेंट करके ही हम किसी चीज को बदल कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सबको करबद्ध ये निवेदन है कि आप सब लोग उन सारे विषयों पर अपने विचारों को रखें, और विशेषकर जो जिला सभाओं के अध्यक्ष हैं उनको जिला सभा में क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें मेरे को आप एक चीज बताएं कि इतना फ्री फ्लो किया है, फ्री फ्लो क्यों किया? क्योंकि मुझे ये बात पहले दिन समझ में आ गई कि यदि किसी भी चीज को नीचे तक ले जाना है, आपने इतने लोगों ने, अपनी समिति के लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, उसकी सकारात्मक एक पहलू को आप देखें। मेरे ख्याल से पहली बार महासभा की योजनाओं को लेकर के इतने बड़े स्तर पर व्यापक कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुए, चाहे वो वर्चुअल हुए चाहे फिजिकल हुए। इससे पहले कभी हुए थे? आप कार्यकर्ता प्रशिक्षण इतने सालों से कर रहे हैं, वो कहाँ है? चाणक्य जी बैठे होंगे, कार्यकर्ता प्रशिक्षण इतने सालों से कर रहे हैं। कभी इससे पहले इस तरह के कार्यक्रम हुए अपने? कितने कार्यक्रम होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बनता है उसको सबसे पहले तो ये गलतफहमी होती है कि मेरे से प्रशिक्षित तो कोई है ही नहीं और मुझे किसी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये हमारे यहाँ बिल्कुल एक बेसिक बात है कि भाई मैं इस पद पे आया इसीलिए हूँ, मैं योग्यतम व्यक्ति, चाहे आप किसी तरह से आए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। आज चाहे पारिवारिक प्रबोधन के विषय हो, चाहे ये जो भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने का, पिछले सत्र में भी हमने पूरा प्रयास किया। हम कार्यक्रम कर पाए क्या? इस बार कम से कम प्रत्यक्ष करो, परोक्ष करो, इतने सारे लोगों ने संपर्क किया। ये सब क्यों हुआ? ये आप लोगों के कारण हुआ। जिला सभाएं जब डायरेक्ट इंटरेक्शन में आई, डायरेक्ट कनेक्ट हुई, तो जिला को ये समझ में आया इस कार्यक्रम को, भाई आप जिलाध्यक्ष बने, आप जिलाध्यक्ष बन गए, आप प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, आपने खूब भव्यतम महेश नवमी बनाई, खूब बढ़िया लोगों का कार्यक्रम किया, खूब मैं आया मेरा सम्मान किया, ये आए इनका सम्मान किया, ये आए इनका सम्मान किया, अपने फोटोग्राफ होते हैं, इतने साफे बनाए, इतनी माला बनाई, इतना। कभी आप ये कल्पना करें कि भाई मेरे जिलाध्यक्षीय कार्यकाल में, मेरे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में, मेरे महासभा के कार्यकारी मंडल या कार्य समिति के कार्यकाल में मैंने समाज के दैनंदिन जीवन में क्या परिवर्तन का सकारात्मक प्रयास किया। इसके लिए अपन चिंतन बैठक करें। अपन चिंतन बैठक इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने समस्या बताई, एक आदमी ने आके कोई सेंसेशन की बात की, कोई बड़ा भाषण कर दिया। भाई जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सबके सामने है, सबको पता है ये सामाजिक समस्याएं। इसके समाधान के लिए आपके सकारात्मक क्या सुझाव हो? आने वाले दिनों में चाहे कोई भी कार्यकर्ता आकर के नेतृत्व करेगा, उसको ये समझ में आना चाहिए कि समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए ये जरूरी आवश्यकताएं हैं और इसको अपने विधि रीति पद्धति में अपने को लेना चाहिए। अपन औपचारिकता वीन क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई ठीक लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं, आप लोगों को लगा हुआ इतनी दूर दूर से आया, कोई भाषण सुनने के लिए थोड़ी आए, आप अपनी बात को कहें। मैं ये मानता हूँ कोई भी ऐसे जिलाध्यक्ष नहीं बनता है। जिलाध्यक्ष बनने के लिए भी उसकी कुछ योग्यता क्षमता होती है, उसकी कुछ सामाजिक स्वीकार्यता होती है। थोपे हुए जिलाध्यक्ष जिलाओं को नहीं चला सकते। उन जिलाध्यक्षों को अल्टीमेटली नीचे ग्रास रूट लेवल पे, आज जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी में आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, 3 पत्र महासभा से आप लोगों को गए कि आपकी जिले की पूरी कार्यकारिणी का नाम, पता, नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी हमको चाहिए। आपकी क्षेत्रीय कार्यकारिणियों के ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए जिला है, जिले के अंदर में कई तहसीलें हैं, कई क्षेत्र है, कई दूसरी व्यवस्था जो भी बना रखी है। अगर मैं आपको इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारे जिलाओं के पास में ये अपडेटेड लिस्ट नहीं है कि भाई जिले का मान लीजिए 150 लोगों का कार्यकारी मंडल है, उसके बाद में 10 क्षेत्रीय सभा है, 10 क्षेत्रीय सभा का 100 लोगों का कार्यकारी मंडल है। एक जिले में 500 तो हमारे नोटिफाइड कार्यकर्ता है। अगर 500 कार्यकर्ता और हमारे कार्यक्रमों में संख्या होती है 100, 200, 250, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कई बार हमने कागज पर बैठकर जिले का गठन कर दिया, कागज पर बैठकर अंचल का, क्षेत्र का गठन कर दिया। कुछ जिलों ने अच्छा काम किया है और कुछ जिले अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये एलिगेट किसी को नहीं कर रहा हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा। आप लोग काम कर रहे हो तभी तो ये रिजल्ट है, नहीं तो ये रिजल्ट कहाँ से आते हैं? रिजल्ट किसी सभापति, महामंत्री या महासभा के पदाधिकारियों के काम का नहीं है, आप लोगों के काम का है। और आज वास्तव में ये विचार था कि आप सब लोगों से हमको क्या चेंज करना चाहिए,
महासभा की रीति नीति पद्धति में आप क्या बदल चाहते हैं? मैं आपको, ये बैठे हैं हमारे भाई साहब लाहौटी जी, आप में से कितने लोगों को पता है कि जब अपन ने मिशन अंत्योदय हाथ में लिया, मिशन अंत्योदय के पीछे अपना ये हेतु क्या था? आज जैसे ये अभी मैं इनकी कुछ फाइल में 4-5 पढ़ नहीं देख पाया, अपने को समझ में आता है कुछ परिवारों ने कहा कि हमारी चिकित्सकीय सुविधा की हमको आवश्यकता है, कुछ ने कहा हमारे को एजुकेशनल आवश्यकता है। ये जब रिकॉर्ड आपके पास आएगा, मान लीजिए जिस परिवार में बच्चे को पढ़ाना है 1 लाख से नीचे की आय है, जिला अध्यक्षों की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे 10 परिवारों को आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ आपको, इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपनी चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। मान लीजिए मैं जोधपुर जिले सभा का अध्यक्ष हूँ, वहाँ 200 परिवार ऐसे हैं जिनकी 1 लाख से नीचे की आय है, और हमारे कार्यकर्ता या मैं मिलकर के उन 200 परिवारों के पास जाता हूँ, मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसमें से 50 परिवारों को तो एजुकेशन सपोर्ट की जरूरत है, 50 परिवारों को चिकित्सकीय सपोर्ट की जरूरत है, 100 परिवार ऐसे हैं जो उम्र के इस पायदान पे है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनको मासिक सहयोग की आवश्यकता है। तो जिसको मासिक सहयोग की आवश्यकता है उसके मासिक सहयोग का अपन फॉर्म भराएं, जिसको चिकित्सकीय सहयोग की आवश्यता है उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराएं, जिसको मान लीजिए हायर एजुकेशन की आवश्यकता है उसके लिए अपन उसको ट्रस्ट से लोन दिलाएं, जिसको प्राथमिक शिक्षा में आवश्यकता है उसको प्राथमिक शिक्षा में लोन दिलाएं। जिला सभाओं के पास काम क्या है? जिला सभाओं के पास केवल ये काम नहीं है कि भाई सभापति जी आए, महामंत्री जी आए, महासभा के पदाधिकारी आए, आपने खूब सारा हमारा स्वागत कर दिया, एक अच्छी सी मीटिंग करा दी, मैंने भाषण दिया और आप चले गए। इसके लिए जिला सभाएं नहीं है। जिला सभाएं उन परिवारों के पास जाके संकल्प के साथ में, और जिस दिन आप जिला सभा के दायित्व से बड़े दायित्व पर जाए या मान लीजिए किसी दायित्व पर नहीं आए, एक अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए कि मैंने ये प्रयास किया, उस प्रयास से इतना संतोषजनक काम हुआ। अपन ने मिशन अंत्योदय का कहा, आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट ने 50,000 रुपए के लोन के लिए बिना गारंटी के एप्लीकेशन सैंक्शन करना शुरू किया। अभी तक मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एप्लीकेशन इन्होंने सैंक्शन कर दिया, ज्यादा, उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन इन्होंने सैंक्शन। आज मान लीजिए हमको लगता है किसी परिवार के पास हम गए, हमारे बहुत सारे लोग इमोशनल बात करते हैं कि साहब वो भाई फूल माला बेचता है, कोई छोटा काम करता है। आपके पालनपुर और उस क्षेत्र में भी जो धानेरा और अपना क्षेत्र है, वहाँ ऐसी पिछली बार जब बाढ़ आई थी, हमने आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट से 2.5 करोड़ रुपए वहाँ डिस्बर्समेंट कर रहे थे। मेरे को आप एक बात बताएं, आज मान लीजिए हमने कभी ये वापस जाके जांच की क्या कि भाई 2.5 करोड़ जिनको दिए हैं उनकी आज वस्तु स्थिति क्या है, उनके जीवन में परिवर्तन क्या है? हम तो ये मानते हैं, देखिए जिला सभाओं का काम क्या है, जिसको आदित्य विक्रम बिरला से लोन मिला है, आपके पास सूची आती है। कई लोग कहते हैं साहब सूची नहीं आती है, भाई बांगड़ ट्रस्ट रेगुलर सूची भेजता है, जाजू ट्रस्ट रेगुलर सूची भेजता है, आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट रेगुलर सूची भेजता है, बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र रेगुलर सूची भेजता है, जिसमें बेनिफिशियरी का नाम आता है, कितना पैसा उसको दिया ये नाम आता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये महासभा की कार्यसमिति के सदस्य को, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश मंत्री को भेजते हैं। संबंधित जिला अध्यक्ष को भेजने का 1 अप्रैल से चालू कर दिया, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा अगर आपने कोई भी दिया है, क्योंकि ये समस्या समझ में आई कि जिला को लूप में लेना जरूरी है, तो जिला अध्यक्ष को, लेकिन जिला अध्यक्ष केवल उसको सूचना मान के नहीं रखे, उन परिवारों की चिंता करें। भाई 4 महीने से 6 महीने से मान लीजिए अपने जिला में 10 लोगों को अपने सहयोग दिलाया, तभी उसको जाके तो पूछो कि तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तेरे को समाज ने सहयोग किया, तू राजी खुशी है कि नहीं है? जो बहने, हमने ये अभियान क्यों चालू किया? आप इतने सारे जिले के लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अपने जाजू ट्रस्ट से ये क्यों चालू किया? भाई एक साड़ी 1100 रुपये और मिठाई जाएगी। 1100 रुपये से क्या होता है? मिठाई से क्या होता है? साड़ी से क्या होता है? ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि हम कम से कम एक बार उन तक जाए तो सही। हमको समझ में तो आए, ये हमारे जोधपुर जिले के लोग बैठे, वो हमारे पुरुषोत्तम जी गए कि भाई आचुकी देवी कि भाई बाई को बुलाओ, तो बाई तो गई, बाई कब गई? बाई जनवरी में गई, और वो दिसंबर मतलब दीपावली पे वो मिठाई का डब्बा और वो पैकेट ले जा रहे। क्योंकि अगर हमारे जिलाओं को ये पता ही नहीं है कि जिस बाई को हम 1100 रुपये 2000-3000 रुपया महीना भेज रहे हैं, जिसके लिए मिठाई लेके गए हुए, उनको भगवान के यहाँ गए हुए भी अगर 10-10 महीने हो जाते हैं और जिला उससे अपडेट नहीं है, तो इससे ज्यादा विचित्र स्थिति क्या हो सकती है? आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम इस बात पर चर्चा चिंतन करने के लिए बैठे हैं कि हमारा सीधा संवाद, जैसे लाभार्थी सम्मेलन होता है, सरकार अपने स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन करती है, हमको भी समाज के सहयोग से जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप समूह बना दीजिए। आपके जिले में एक आदमी को जिम्मेदारी दीजिए, बिल्कुल जिले के जो भी जाजू ट्रस्ट के लोग हैं उनसे साल में 2 बार मिलेंगे, साथ में 2-3 आदमी को ढूंढो, 2-3 आदमी ऐसे बना दो जो आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट के जो सहयोगी है उनसे मिले, उनकी रिपोर्टिंग करें।
आप चाहें तो ट्रस्ट को डायरेक्ट कर दें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आप सीधा लिख के भेजो ना साहब ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सहायता गलत जा रही है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने लिख के भेजा तो सहायताएं बंद भी हुई। कई जगह ये लिख के भेजा पैसा यहाँ हम गए, इसकी सहायता बहुत जरूरी है, इसको और भी कोई मदद करने की जरूरत है। ये मिशन अंत्योदय के इतने सारे ये फाइलें नहीं है, ये इनके काम का प्रमाण है कि इतने सारे लोगों से ये जाकर के मिले। मैं केवल आप लोगों को ये विनती करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जितने भी हमारे जिला सभाओं के पदाधिकारी हैं वो इस बात को औपचारिकता के रूप में नहीं लें। ये बैठक हमारी दशा और दिशा तय करने की बैठक। इतने सारे प्रोग्रेसिव थॉट के हमने कार्यक्रम दिए हैं, चाहे भावी पीढ़ी को, अरे कौन नहीं चाहेगा मेरा बच्चा जीनियस नहीं बने। मैं आपको कह रहा हूँ कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि आपके प्रधान जी नंबर दो। अभी वो बीच में मॉरिशस से उस बच्ची का फोन आया कि भैया मैंने सुना है कि वो आपके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, मेरे को बात करनी है। उसने आपसे बात भी करी, फिर मैंने कहा भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करो। लोगों को पता ही नहीं, पता क्यों नहीं है कि जिले, इसको आप बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आप में से 5-4 जितने भी हाथ खड़े हो, कौन ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो अपनी सारी योजना पे सभापति के नाते यहाँ संबोधित कर सकते हैं कि भाई ये हमारी योजनाएं हैं, इस तरह से हम काम करना चाहते हैं, इस तरह से हम काम करेंगे और इसका ये इम्पैक्ट होगा। नहीं कर सकते क्योंकि हम अध्ययन नहीं करते। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे को हेडमास्टरी करनी है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ भाई हमको आज ये आंकलन करना है कि हमारी योजनाएं चला क्यों रहे, उसका एंड ऑफ द डे जाके क्या रिजल्ट होने वाला है। आप में से जो भी जिलाध्यक्ष इन विषयों पे बात करना चाहता है, फील फ्री, पूरा समय है। केवल यहाँ अपन ये दाल बाटी खाने के लिए नहीं आए, आपकी सारी चीजों को सुन के उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का एक मूलभूत उद्देश्य है। और मुझे लगता है जब तक जिला सभाएं सक्रिय नहीं होगी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आंचलिक पदाधिकारी सक्रिय होंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महासभा के पदाधिकारी सक्रिय होंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रदेश के पदाधिकारी सक्रिय होंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष यदि काम नहीं करते हैं तो वहाँ की जिला सभाएं काम करके प्रदेश अध्यक्ष को मजबूर करें, भाई हम काम इतना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये बताओ। वहाँ के लोग जब आपकी रिपोर्टें देखते हैं समझ में आती है, कई जिला सभाएं तो जबरदस्त काम कर रही है, मतलब अनपैरेलल काम कर रही है। आज ये महाराष्ट्र प्रदेश है, हमने उनको किसी चीज के लिए थोड़ी कहा, इन्होंने पैरेलली बहुत सारी चीजों को चालू कर रखा है। कई चीजें हमारे लिए भी इंस्पिरेशनल होती है कि इस चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वही विनती आपको है, इस पूरे कार्यक्रम को इस दिमाग में, ये बिल्कुल दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के इस तरह से लीजिए कि अपन इसमें बेटरमेंट क्या कर सकते हैं जिससे समाज के आम आदमी का फायदा हो सकता है। उस पर जिसको भी चर्चा करनी है, महामंत्री जी मेरा आपको रिक्वेस्ट है, उन सारे लोगों को समय सीमा आप तय करिए, विषयांतर नहीं हो। किसी व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए हम यहाँ आए क्यों हैं, उन सारे लोगों को आप अवसर दें। आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, खूब सारा। हर आदमी पैसा जो भी हमारा दान दाता है वो वही लगाता है जिसको उस नेतृत्वकर्ता पे विश्वास होता है। जब नेतृत्वकर्ता इतनी चिंता करता है, आप भी पैसा आपका ही है और आपके बीच में बटना है, तो वो बड़ी तन्मयता से उसका ध्यान रखता है। तब आज इस सत्र में आदरणीय सभापति जी के नेतृत्व में 21 ट्रस्ट एक मिसाल है कि वो दिल खोलकर कह रहे हैं कि आप योजना लाओ, हम पैसे। आज MDS योजना जो ड्रीम हमारी शेपर योजना है, आप लोग बहुत से नहीं आए होंगे और बहुतों को जानकारी भी नहीं होगी। सुबह इतना बताया, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कोई ये बताए कि ड्रीम शेपर जो हमारी MDS योजना है किनको जानकारी पूरी है, हाथ खड़ा करें। देखिए इतने उसमें एक शख्स का हाथ खड़ा हुआ। ये मतलब हम सुबह से गीत गा रहे हैं MDS। हमारी पिछली कार्य समिति बैठक जो हुई उसके अंदर 1 मिनट के अंदर श्रीकांत जी बाल्दी साहब ने बात रखी पदाधिकारियों के बीच में और सभापति जी ने मनन किया। तुरंत योजना दूसरे दिन घोषित हुई और आज सबके बीच में उसका लाभांश बटा। जो शिक्षा के क्षेत्र में उसमें 8 लाख मिनिमम आय रखी है और 4 सब्जेक्ट अभी रखे उसमें। उन बच्चों को हम जब तक वो कोर्स पूरा नहीं करेंगे हम 4 सब्जेक्ट में उनको सहायता देंगे, नॉन रिफंडेबल। लेकिन एक कमिटमेंट लिया कि बच्चा अगर जिस दिन वो बड़ा वकील बने या डॉक्टर बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एक बच्चे को और पढ़ाए, केवल ये कमिटमेंट है। तो आप ऐसी योजना को जानकारी नहीं, अरे साहब, अरे
नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। उसमें एक उससे बॉन्ड भराया गया है, एक बॉन्ड साथ में है। बॉन्ड ये भराया गया है कि जिस दिन वो व्यवस्थित हो जाएगा, बनेगा, वो बनेगा, उस दिन या तो वो चाहे तो ये पैसा ट्रस्ट को वापस जमा करा दे, और या उसके माध्यम से वो अन्य किसी बच्चे को पोषित कर दे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, आज की तारीख में आपने ये चीज तो पढ़ी, लेकिन जब इन्होंने पूछा तब आपने हाथ खड़ा नहीं किया, तो आपको योजना के बारे में जानकारी माफ करिएगा। मैं पीछे बैठकर यही चीज देख रहा हूँ कि हमको वो सारी चीजें पता है, लेकिन जब हमको बात रखने की या कहने की बात आती है तो हमको कुछ भी पता नहीं। कीप मम, और बाकी उसके अक्षर का महामंत्री जी चूक कर सकते हैं, लेकिन आप चूक नहीं कर सकते। इसके नहीं, इसका मतलब हमने पढ़ा ऐसा नहीं है। मेरे दादो साहब रोज एक बात कहते थे, हालांकि मेरे होने से पहले वो देवलोक हो गए, कि पढ़िया पर गुणिया बोली। आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन उसके इंटेंशन को नीचे तक हमको कैसे रिपरकेशन। मैं आपको अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा, 3 कार्यक्रमों में साथ में था। हमारे 2-3 IAS अधिकारियों ने खड़े होकर के ये बात कही कि मैं आज IAS हूँ तो जाजू ट्रस्ट के 250 रुपए के वजीफे के कारण, और मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ जो इतने बड़े पद पर जाने के बाद में भी इस बात को एडमायर करते हैं। और यदि हमने उसमें ये लिखा है तो कोई अपराध है? आज मुझे आप एक बात बताएं, 75,000 रुपए प्रति वर्ष 5 साल तक, आपने उस योजना के इस पक्ष को तो नहीं देखा कि 75,000 रुपए प्रति वर्ष 5 साल तक हम देंगे, और 5 साल बाद जब वो बच्चा व्यवस्थित हो जाएगा। अभी हमारे कहाँ गए बंसाली जी, उस्मानाबाद निकल गए कि भाई साहब मैंने एक एप्लीकेशन भेजी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लगता है मेरी भेजी हुई रिजेक्ट हो गई, ऐसा कैसे संभव? अरे आपकी भेजी हुई रिजेक्ट हो गई, उसमें सभापति जी की भी अनुशंसा नहीं चलेगी। यदि हमारे अधिकारी टेक्निकल रूप से उसके क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, यदि उनको लगता है कि इसको जरूरत है और ये आगे जाके प्रूव कर सकता है, इस योजना का पीछे का हेतु क्या है वो आपके ध्यान में आना चाहिए। भंडारी साहब आपको भी, भाई साहब आपको भी। हमने ये योजना क्यों चालू की? ये इन एक्सटेंशन ऑफ मिशन IAS है कि जो हमारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में IIT कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, या हायर एजुकेशन में लॉ की अच्छी कॉलेज से कर रहे हैं, उन बच्चों को अभी सहयोग करके, और आने वाले टाइम में हम उन्हीं बच्चों में से छांट के उनको कहेंगे कि अब तुम IAS का एग्जाम दो और तुम्हारी जिम्मेदारी समाज की है। तो आज भी इसके 3 साल बाद में, 5 साल बाद में, आज जो IAS के रिजल्ट्स हैं उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये हमारे पास में एक अच्छा स्टेप ढूंढने का एक मैकेनिज्म हमने तय किया। बाकी तो बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र इतने साल से पैसा दे ही रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि बच्चे को भी ये समझ में आना चाहिए, उससे बच्चे का स्वाभिमान ये रहता है कि इट्स ए ग्रांट नॉट एड, इट्स ए एड, मतलब हमारे को एक केवल अस्थायी रूप से आज की तारीख में एक सहयोग है। जिस दिन मैं योग्य बनूंगा उस दिन मैं वापस देने की स्थिति में रहूंगा, उससे उस बच्चे के स्वाभिमान पे किसी तरह की चोट नहीं आएगी। आज आप उसको यहाँ मंच पे ला के करो कि फलान चंद जी ने इसको दान के रूप में 75,000 रुपए दिए, तो स्वाभिमानी बच्चा होगा, उड़ेगा नहीं। इसलिए उससे ये फॉर्म बनाया, इसलिए केवल वो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया। आप लोगों को अक्षर अक्षर की जानकारी होने के बाद में भी आपने हाथ खड़ा नहीं किया, वो मेरे लिए थोड़ा सा सुखद आश्चर्य नहीं था। आप ऐसा मत समझिए कि पीछे बैठ करके चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हैं या किसी चीज को बनाते वक्त ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेरा आपको फिर निवेदन है कि ध्यान करिए, लेकिन सकारात्मक पहलू से ध्यान करें। ये महामंत्री जी आप भी ठीक करें, उसमें ये फॉर्म है, क्योंकि डिजाइन मेरा किया हुआ है, इसलिए मुझे एक चीज पता नहीं, और भी कुछ चीजें। हाँ बताएं सर, मैंने उसको पूरा पढ़ा। हाँ, योजना बहुत बढ़िया है, सब तरह से ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल उसमें सब प्रोफेशनल खुद नहीं, सब इस योजना को बनाते वक्त जो मिशन IAS के लोग हैं उनकी ये कल्पना थी कि IAS में मेंस में कौन क्लियर होते हैं,
90% वो बच्चे क्लियर होते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो अच्छी कॉलेज से IIT किए हुए, हाई डिग्री लॉ कॉलेज से लॉ किए हुए हैं, या जो फर्स्ट डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसलिए अपन ने उन 4 सब्जेक्ट्स को उसमें लिया है। बाकी सारे सब्जेक्ट में अपने हायर एजुकेशन का बद्रीलाल सुनी शिक्षा सहयोग केंद्र पैसा दे ही रहा है। कौन सी योजना ऐसी है 5वीं के बच्चे से लेके और दुनिया का कोई कोर्स कहीं करे, 30 हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज में अगर विदेश में जाकर के वो पैसा देवे, वो काम करे और बैंक से लोन लेवे, तो सारा सब्सिडाइज महासभा करती है। ऐसा ये आपने जो विचार रखे, मैंने भी रखे, उनका अपना एक निर्णय है। एजुकेशन कमेटी जो IAS के लिए काम करती है, उनको ये लगता है, जैसे इसमें अपन ने 4 अधिकारी रखे, अलग अलग फील्ड के क्यों रखे, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। डॉक्टर श्रीकांत जी बाल्दी इसके प्रमुख, प्रतीक मंत्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से IRS अधिकारी है, पुनीत डागा CA CS CFA IRS अधिकारी है, तेजस सारडा डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बाद में उसने IAS किया है, अभी IPS है तेजस सारडा। हमने सारे अलग अलग फील्ड के डॉक्टर नहीं है तेजस का, उसके पिताजी है। नहीं, तेजस का भी कोई जो बैकग्राउंड है ना, वो उन तीनों एजुकेशन से मैच करता हुआ बैकग्राउंड है। इसलिए उन अधिकारियों को लिया कि वो उसमें, जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भेजी, उसका अगर रैंक में 3 लाखवां नंबर है या 2.5 लाखवां नंबर है, मेल आता है, एप्लीकेशन टर्न डाउन होती है, उसमें कोई सभापति जी की या आपकी मेरी किसी की अपने बच्चों को ये कहें कि उसमें अप्लाई करें, उसमें नहीं होता है, आप रेगुलर कोर्स में अप्लाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। CA में जो आज की तारीख में जो अपन UPSC में यदि देखें तो CA किए हुए बच्चे UPSC ज्यादा जल्दी क्लियर करेंगे। उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, UPSC के हमारे मिशन IAS को सपोर्ट करने के लिए इट्स एक्सटेंडिव प्लान ऑफ मिशन IAS कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिशन IAS के लिए तैयार। इसमें ये नहीं है कि भाई इसमें CS क्यों नहीं किया, ऐसी तो कम से कम 100 डिग्रियां CA में हो सकती है, दूसरी ऐसी 10 डिग्रियां हो सकती है, CFA हो सकती है, लेकिन हमने ये तय किया कि जिस बैकग्राउंड के बच्चे IAS में ज्यादा अपीयर होते हैं, उन बच्चों को इसमें सपोर्ट करते हैं। ये चीज अगर इस अथॉरिटी को आप प्रदेश लेवल पे डेलीगेट करके 2-2 आदमी अपॉइंट करते एज ए नोडल एजेंसी, तो पूरे ट्रस्टों की जानकारी रखते हुए उन एप्लीकेशन को उन नोडल एजेंसी के थ्रू प्रोसेस करें। मेरे को ग्लोबल एजुकेशन चाहिए, एप्लीकेशन वहाँ आई, वो उन ट्रस्टों में किसको जरूरत है उनको भेज दें, तो पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, अपने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश मंत्री हैं, मैं समझता हूँ कम से कम उनको ट्रस्टों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है, अपडेट कर लें। अपन ने पिछले अधिवेशन के दौरान टीजर्स बनाए थे, 6 लाख रुपए लगे, उसका ऑडियो वीडियो पूरा बना। इस अधिवेशन में वापस इसका लेटेस्ट अपन टीजर बनाएंगे ताकि हमारे लोगों को नो हो। जिस तरह से ट्विटर होता है कि भाई वो आपको एप्लीकेशन करना कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना होगा, वो सारी व्यवस्था अपन कर रहे हैं। अब रही बात ये, आप मान लीजिए आपने गुड़गांव क्षेत्र से, बाकी सारी जगहों से जो भी चीज़ें देखी है, 2 बातें आप समझें। पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे प्रदेशों की स्थिति क्या है, हमारे अंचलों की स्थिति क्या है, उसको समझ लीजिए। उसको समझने के बाद में अभी ये जो जैसे इसमें ड्रीम शेपर में भी अपन ने 5 अंचल में 2-2 व्यक्तियों को नोडल बनाया। क्यों बनाया? मान लीजिए उत्तरांचल पूरा है, उत्तरांचल पूरे की जनसंख्या कितनी है? उत्तरांचल और पूर्वांचल की पूरी जनसंख्या मिला लें तो महाराष्ट्र प्रदेश उससे बड़ा है। 12 प्रदेशों की जनसंख्या मिला लेंगे, उससे बड़ा महाराष्ट्र का अकेला प्रदेश है। हम प्रदेश स्तर पर इस व्यवस्था को, कई लोगों को क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोग दबी जबान में कि साहब सारे पैसे हैं वो वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अरे भाई वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई हमारे रिश्तेदारों को थोड़ी जा रहे हैं। जहाँ समाज की जनसंख्या होगी वहीं तो जाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये बात कहने में तो बहुत बढ़िया आदमी, मैं माइक पे आऊँ और मैं कह दूँ साहब के एक व्यक्ति सारे वो हो रही है, उससे नहीं होगा। आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारे प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति है उसमें 12-13 तो ऐसे प्रदेश हैं जिनकी कुल मिलाकर जनसंख्या 2000 नहीं, पूरे प्रदेश की। आप जिस पंजाब, हरियाणा पंजाब से आते हैं, 2600 परिवारों की अपनी जनसंख्या है। अब 3000 हो गई होगी, पहले 2683 थी, ठीक है ना। पिछला मेरे पास अपडेट था
कहाँ गए प्रशांत जी? पिछला अपडेट तो 2683 का था, अभी कोई बढ़ गई है तो अलग बात है। इतना मुझे डेटा मैं लगातार जितना मुझे ध्यान में रहता है देखता हूँ, पहले 2683 की थी और अभी 4000 3000 जो भी आप कहो मैं तो मान लूंगा, मेरा काम मानना है, आपका काम करना। लेकिन ये बात आप मान के चले, अब हमको उन प्रदेशों को वास्तव में एक लाठी से नहीं आंका जा सकता। आप समझ रहे हैं बात को? आज महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जितने लोग रहते हैं उनकी नीड बेस ज़्यादा है, विदर्भ में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो लोग रहते हैं उनकी नीड बेस ज़्यादा है, तो हमको वहाँ की एप्लीकेशंस ज़्यादा होती है। आज मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ राजस्थान है, राजस्थान में भी अभी गाँवों में महेश्वरी रहने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। अब जाकर के माइग्रेशन, अभी भी राजस्थान से पहले माइग्रेशन हुआ, तब हम सब लोग अलग अलग जगह आए, अभी भी माइग्रेशन जारी है। तो अपने जितने अंचल है उसमें आप मान लीजिए 50,000 प्लस का अंचल है दक्षिणांचल, 50,000 प्लस का अंचल है मध्यांचल और 50,000 प्लस का अंचल है पश्चिमांचल। बाकी दोनों अंचल 13,000 पे 14,000 पे खत जाते और इनकी अकेले प्रदेश की जनसंख्या 29,000 है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि प्रदेश में, जैसे अभी हमने जोधपुर में एक प्रयोग किया, ये डागा जी हमारे बैठे हैं, सत्यनारायण जी बैठे हैं, एक सेवा कार्यालय के नाम से हमने कार्यालय खोलना तय किया, जिसमें एक हमारा कर्मचारी बैठेगा, सभी तरह के फॉर्म फॉर्मेट सारी चीज़ें वहाँ रहेगी, जिसको भी बात करनी है वहाँ आ जाए, 2 घंटे वो कर्मचारी रहेगा। तो वो तो आप अपने प्रदेश में चालू करिए ना, उसके लिए कोई महासभा से कोई आपको गाइडलाइन लेने की आवश्यकता नहीं, तो वो तो आप करिए ना महेश जी, आप समझें। तो हमने कोई जोधपुर को लिखित आदेश थोड़ी दिया, हमने इनको महाराष्ट्र में कोई लिखित आदेश थोड़ी दिया, जालना में ये बना हुआ है, ऐसा इनके कई जिलों में बने हुए हैं। आप अपने जिले का एक व्यवस्थित कार्यालय बनाइए, उस कार्यालय में अपने पास सारे फॉर्म हो, फॉर्मेट हो, सारी चीज़ें हो, कोई एक आदमी ऐसा समझदार हो जो आने वाले को समझा दे, वो करिए ना, उसमें किसी ने मना नहीं किया। और विशेषकर उन 44 जिला सभाओं को तो ये करना ही चाहिए। और उसमें यदि आपको ऐसा लगता है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, अगर 44 जिला सभाओं में इस तरह का कोई कार्यालय बनता है, उसके लिए भी कोई छोटी मोटी प्रोत्साहन राशि है वो महासभा के द्वारा दी जा सकती है। मैं उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। ये बड़ी जिला सभा सब संपन्न है? नहीं संपन्न है, मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी जिला सभा। देखिए अपने महासभा का मैकेनिज्म क्या है, जहाँ सभापति होगा वहाँ सभापति कार्यालय होगा, जहाँ महामंत्री होगा वहाँ महामंत्री कार्यालय होगा, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष होगा वहाँ प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय होगा। आज की तारीख में हमको कम से कम संस्था का एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, एक कर्मचारी, कम से कम बड़ी प्रदेश सभाओं को तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम ये चीज और रिक्वेस्ट है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, शेखावत जी आपके साथ में है, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हम साथ में है। तो दिल्ली में, हरियाणा में आपने जमीन के लिए एप्लीकेशन दिया मैं समझ गया, आपके बोलने से पहले मेरे इतनी फ्रीक्वेंसी वो कहाँ है अपने जाकुटे जी, महेश जी, आपको गजेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए 2 बार 3 बार समय दिलवाया, आप गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को फोन करवाया, विषय क्या था? विषय ये था आप उसको कंसेशनल प्राइस पे लेना चाह रहे थे। और देखिए मेरी बात सुनिए, हम जो सामाजिक संगठन हैं, सरकार की नीतियाँ बदल रही हैं। हमको क्या लगता है कि भाई मेरे केंद्र सरकार में परिचित होंगे, राज्य सरकार में परिचित होंगे, निश्चित रूप से मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं है। मैं लाइन में लग के खुद सारा काम करता हूँ, मैं कभी किसी इस भरोसे नहीं रहता मेरा फलाना आदमी जानकार है, फलाना आदमी जानकार है। और न मैं समाजों से ऐसी अपेक्षा करता हूँ, हम एक समृद्ध और सक्षम समाज है। मैंने इनको उस वक्त भी कहा था कि आप एक एनजीओ बनाइए, एनजीओ बना करके आप कोई वृद्धाश्रम के नाम से, कोई दूसरे नाम से, आप पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से किसी जमीन को कंसेशनल रेट पे आप वहाँ महेश्वरी भवन बनाएंगे या महेश्वरी छात्रावास बनाएंगे, और सरकारें जिनकी नज़र में महेश्वरी समाज पैसे वाला समाज है, वो जाते ही कहते हैं आपको कंसेशनल रेट पे क्यों दे। आपको उसको डिजाइन करना है, बाकी ठीक है, उसके बाद में आप उसमें 98% महेश्वरी रखें, कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन उसका एक टेक्निकल टर्म होता है। महेश जी से मेरी इस विषय में कितनी बार बात हुई जी, अपने जब भी उसके बाद आप गए, गजबना ने आपके सामने फोन किया, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी कॉपी मैंने आपको भेज दी। तो आप ऐसा मत समझिए मैं सारी चीज़ों से अवेयर हूँ, आप खड़े हुए उससे मुझे समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं है ये कोई काम चल रहा है अपने समाज का, नहीं पूरा हो पा रहा है, कारण कुछ भी रहो। उसने कहा सर आप इस अधिवेशन में अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं सबके लिए तो हम जमीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करेंगे, क्योंकि आपका समाज इतना पैसे वाला समाज है तो जोधपुर के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है।
वो क्यों लगता है उनको कि साहब ये पैसे वाला समाज है, ये कुछ बड़ा करेगा। आप किसके लिए जमीन फ्री चाहते हैं कि महेश्वरी भवन बनाना? जितने भवन बने हुए हैं वो तो मेंटेन हो ही नहीं रहे, और उसके बाद में हम नया भवन, आप एक नया प्रोजेक्ट लाइए। मैंने इनको कहा था कि आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा अपन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का प्रोजेक्ट बना के दो कि साहब हम सर्व समाज के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, आप हमारे को जमीन अलॉट करिए। सरकार करती। हम कोई बड़े हेतु को लेके सरकार के पास जाएंगे तो सरकार काम करेगी, जिसका पब्लिक इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि साहब हमने कह दिया आपके शेखाव जी जानकार है तो शेखाव जी भले ही अलॉट करा दोगे, ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट लाके दिल्ली में सही तो देवता वो प्रोजेक्ट देखिए, जो जहाँ के लोग हैं उनको वहीं पर काम करना पड़ेगा, और जब आपको अवसर मिले तो उससे बड़ा भी काम करिए, मेरी ना नहीं है, लेकिन जो अवसर है उसको पूरा सुदूर। बाकी जो विषय आप कहना चाहते हो मैं समझना चाहता हूँ, आप समझना लाइन मेरे पड़ी हुई है, इसलिए आप ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। महेश जी